हेलो स्टूडेंट्स, रिवर ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीडों पे झांक रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर होगा बच्चे इस बात की आशा में नीडों पे झांक रहे हैं कि उनके माता पिता उनके लिए दाना लेकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर होगा दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस बात से कवि का आशय है कि वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, पूरा दिन शीघ्रता से ही गुजर जाता है। आज का अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कवि बच्चन ने क्या संदेश देना चाहा है। तो इसका उत्तर होगा कवि यह संदेश देना चाहता है कि हमें अपने सभी काम समय से कर लेने चाहिए, वरना फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। अगला प्रश्न है, पतंग कविता के केंद्रीय भाव पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर होगा पतंग कविता में कवि यह बता रहा है कि हमें अपने कार्यों पर पूरा फोकस रखना चाहिए, कार्यों को पूरा करने में आने वाली परेशानी से घबराना नहीं चाहिए, हमें अपने काम में ही लगे रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। इसका उत्तर होगा यह कविता दूरदर्शन पर एक पत्रकार द्वारा अपाहिज का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लेने पर आधारित है, जिसमें पत्रकार द्वारा अपाहिज से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे उस अपाहिज को अपने अपाहिज होने पर दुख होता है। इसलिए इस कविता को कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी कविता कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज में व्यक्त व्यंग पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कार्यक्रम के संचालकों के काम करने के तरीके पर व्यंग किया गया है। यह संचालक अपने कार्यक्रम को प्रतिभाशाली बनाने के लिए अपाहिजों की भावनाओं से खेलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का आशय समझाइए। या दूसरा प्रश्न बन सकता है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। या इसका अगला क्वेश्चन बन सकता है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि समाज को क्या संदेश देना चाहता है। इसका सही उत्तर होगा कैमरे में बंद अपाहिज कविता हमें यह बताती है कि कभी भी किसी अपाहिज या कमजोर व्यक्ति का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति के मन को ठेस पहुंचती है। अपने फायदे के लिए उसके अपाहिजपन को अन्य लोगों को दिखाना गलत है। अगला प्रश्न, बादल राग कविता बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को रेखांकित करती है। तो सही उत्तर है बादलों के आने पर मंद मंद हवा चलने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, जोर जोर से बारिश होने लगती है, हर तरफ पेड़ पौधों की सुंदरता दिखाई देने लगती है। अगला प्रश्न है, बादल राग शीर्षक कविता में बादल को बुलाने वाले किसान की शारीरिक स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा किसान की शारीरिक स्थिति ऐसी हो गई कि वह बहुत कमजोर हो गया है, उसका शरीर केवल कंकाल बनकर रह गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है। विप्लव रव से छोटे लोगों को क्या लाभ मिलता है। तो उत्तर है विप्लव रव का अर्थ है क्रांति। जब क्रांति होती है तो जनसाधारण को लाभ मिलता है, क्रांति से छोटे लोगों को शोषण से मुक्ति मिल जाती है। अगला प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गजल में खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। तो उत्तर होगा दूसरों की बुराई करना भी एक बुराई है। जब व्यक्ति किसी की बुराई करता है तो वह खुद भी एक बुराई कर बैठता है, इसे ही खुद का पर्दा खोलना कहा गया है। आज का अगला प्रश्न है, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं, इस कथन से फिराक गोरखपुरी का कौन सा आशय स्पष्ट होता है। तो उत्तर होगा इस कथन से आशय यह है कि फिराक अपनी शायरी को मीर नामक शायर की शायरी से प्रेरित मानते हैं और फिराक की शायरी किसी भी प्रकार से मीर की शायरी से कम नहीं है। अगला प्रश्न है, फिराक की रुबाई की क्या विशेषता है। या फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों के आधार पर उनकी भाषा शैली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर होगा फिराक गोरखपुरी ने अपनी रुबाई में उर्दू हिंदी भाषा का मिला जुला रूप प्रस्तुत किया है। फिराक ने लोक भाषा के प्रतीकों का प्रयोग किया है, उन्होंने अपनी भाषा में मुहावरा का भी प्रयोग किया है। फिराक की रुबाइयों की भाषा सरल है।
अगला प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी की गजल की पंक्ति किस्मत हमको रो लेवे है हम किस्मत को रोले हैं आपको किस सीमा तक प्रभावित करती है? उत्तर है, फिराक ने अपनी गज़लों में जीवन मूल्यों को बड़ी सादगी से व्यक्त किया है। उनकी भाषा भी अत्यधिक प्रभावित करती है। वो लिखते हैं कि किस्मत उनको रोती है और वो किस्मत को रोते हैं। उनकी इस लाइन और भाषा से हम बहुत अधिक प्रभावित हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, छोटे चौकोने खेत की तुलना कागज़ के पन्ने से क्यों की गई है? इसका उत्तर होगा, छोटे चौकोने खेत और कागज के पन्ने दोनों में ही आकार की समानता है। जिस प्रकार खेत में बीज बोया जाता है, फिर वह अंकुरित होता है तथा विकसित होता है, उसी प्रकार एक कवि कागज पर रचना बनाता है। कवि के मन में विचार का बीजारोपण होता है। यह बीजारोपण आगे जाकर एक संपूर्ण रचना बन जाती है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, छोटे चौकोने खेत को कवि रस का अक्षय पात्र क्यों कहता है? उत्तर है, छोटे चौकोने खेत में फसल लगती रहती है, उसी प्रकार कविता का रस भी हमेशा मिलता ही रहता है, वह कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए कवि खेत को कवि रस का अक्षय पात्र कहता है।